इंडिया की एजेंसी है रा, उसने जनाब बहुत ज़्यादा मतलब है कि वो की हेल्प की, तरबियत दी उनको, उनके ऊपर पैसा लगाया, तो इसलिए जनाब वाला वो मतलब है कि इंडिया जो है मतलब है कि उसमें इन्वॉल्व रहा। सर जी ये जी। बीएलए जो लिबरेशन पार्टी थी, ये उनकी मिलिट्री आर्मी थी या वैसी थी बनी हुई? नहीं नहीं, वो पहले से मौजूद थी। मतलब जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी थी उनको उनको कहा जाता है बीएलए, बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी, ठीक है। वहां पे बांग्लादेश के अंदर जो आर्मी थी उसको हम बीएलए कहते थे, हालांकि थी वो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के अंदर मतलब काम करती थी। लेकिन क्योंकि वो गद्दार हो गए, बंगाली भी मतलब अंदर अंदर से बड़े गद्दार हो गए, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जनाब वाला किसका साथ दिया, बीएलए से फंडिंग भी होती थी, बीएलए से जनाब वाला। आप मुझे ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से चले गए हैं बलूचिस्तान, ठीक है, तो बलूचिस्तान जो है मतलब है कि समझ लें कि वहाँ पे आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर आबादी नहीं, और बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान का है, आधा रकबा बलूचिस्तान है। तो वहां पे एक घर यहाँ पे मिलेगा तो दूसरा घर आपको 5-6 मील बाद मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास कुछ भी ना हो और आपको कहीं से इमदाद मिल रही हो तो आप जरूर लेंगे। ऐसा ही था कि बांग्लादेश के पास भी कुछ नहीं था, पाकिस्तान के पास भी कुछ नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे, तो इसलिए उनको जनाब जो आर्मी की मदद मिल रही थी तो उन्होंने उसको अवेल किया, और उन्होंने जनाब वाला शुरू में दिखाया कि जैसे कि पाकिस्तान आपको कुछ नहीं दे रहा और हुक्मरान जो है सारे पंजाबी हैं, यानी उन्होंने पंजाबी और बंगाली जो लैंग्वेज थी और ये जो लहजे थे दोनों के, इसको अंदर जो है बंगालियों के अंदर नफरत पैदा की, किसने, राड ने। और बीएलए बंगाल लिबरेशन आर्मी को तरबियत दी, इसके ऊपर फंडिंग की, जिसके ऊपर जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है मतलब है ये तैयार है। खैर आगे चलें। इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है कि जनाब जब मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमिक क्राइसिस थे इस तरह के, एक बार मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, जिसकी मतलब अवामी पार्टी थी, और उस वक्त पार्टी भी उसकी बड़ी थी, मतलब पीपल पार्टी तो जनाब बाद में बनी ना, उसकी पार्टी भी पहले से मौजूद थी, और वो जनाब वाला सियासत में बड़ा अपने आप को ये समझता था। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा लीडर होता तो मुजीबुर रहमान को बेशुम, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने जनाब क्या किया, चौधरी परवेज लाई और क्या नाम था दूसरे का, जनाब चौधरी शुजात, एक को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, दूसरे को जनाब प्राइम मिनिस्टर बना दिया, खुद सदर बन गया। असल मकसद क्या था कि भाई कुछ सियासतदानों को मिला के अपनी हुकूमत चलाऊं। इस वक्त मौके पर क्या होना चाहिए था, भाई शेख मुजीबुर रहमान को आप कोई ओहदा दो, कोई इधर ही दे दो, यहाँ बिठाओ, यहाँ पे मतलब है कि उसको राजी रखो। ऐसा कुछ किया नहीं है, एक बंदे की पार्टी भी बड़ी है, एक बंदे के पास बंदे भी मौजूद हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो जनाब वाला खिलाफ ही होता था उसने, ठीक है। लीडर जो है वो खिलाफ करता है, जिस तरह इमरान खान ने जो है आ, आग भड़काई कि जनाब नून लीग भी खा गई है, पीपल पार्टी भी खा गई है, तो लोगों का जो रुझान है वो किसकी तरफ हो गया, पीटीए की तरफ हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है रुझान मेरे ख्याल में तब्दील होता जा रहा है। अच्छा जी, तो ये जनाब इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो थी, ये मतलब है बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पाकिस्तान की, पाकिस्तान के टूटने का सबसे बड़ा सर प्रॉब्लम अब ये है। रुझान किधर है आपने बताया? जी, अब किधर है आप रुझान पाकिस्तानी अवाम का? आप पीछे हो रहा है, वो वाले पुराने बंदे ठीक है। सर आप भी पुराने की सपोर्टर हैं लग रहा है। नहीं नहीं, हम ना पुराने के ना नया के हैं, हम तो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसको वोट देते। अच्छा जी, सर पीटीआई में भी तो कितने पुराने लोग ही हैं, नून लीग उन्हें के या पीपल पार्टी के। पीटीआई की मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पाकिस्तान इस्लामी जमात इस्लामी का जो सरबराह है उसका क्या नाम है, सिराजुल हक। सिराजुल हक ने एक बात की और बात बड़ी पत्ते की, उसने कहा जी 250 बंदूक का टोला है, कभी किधर है कभी किधर है, बंदे वही हैं। और एक जनाब हमारे एक बंदा है जनाब डीजी खान, उस बंदे ने ये एक बात की, उसने कहा जी जनाब कि 2002 में 2002 में जो है मैंने वोट दिया, मैंने सोचा कि जनाब मैं जो है नून लीग को वोट दूंगा, ठीक है। तो कहता जी मैंने नून लीग को वोट दिया तो आगे मेरे सामने जो है वो जनाब लगारी आया, क्योंकि नून लीग की तरफ से वोट लड़ रहा था। चलो जी, 2008 में मैंने सोचा कि जनाब इन्होंने बड़ा धोखा किया है, तो मैं अब वोट दूंगा पीपल पार्टी को। कहता है वही लगारी पीपल पार्टी मेरे सामने। फिर कहता जी मैंने सोचा कि यार ये तो लूट के खा गए हैं। 2013 में मैंने फिर सोचा कि मैं अब वोट दूंगा इसको, नून लीग को। कहता फिर वही लगा रही मेरे सामने।
2018 में कहते मैंने सोचा कि किस में वोट दूंगा, अपना पीटीआई को दूंगा। कहते वही लगा रही मेरे सामने। कैसे आप बताएं कि तब्दीली कौन सी है? तब्दीली तो कोई नहीं है, साहब बंदा तो वही है एक ही। सर वोट तो अच्छा, शख्सियत को जा रहे हैं ना सर। ये यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है ना वो याद रखिएगा। अगर सर आपको सियासत को मतलब थोड़ा आगे चलें प्लीज। आपको याद रखिएगा, सियासत के ऊपर मदद के ऊपर कभी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है ना मारने पे आ जाते हैं। ये नहीं देखे कि मेरा भाई है, मेरा बाप है, नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पसंद या नापसंद की सियासत बस। आपको इमरान खान पसंद है तो आपने इमरान खान को वोट दिया। आपने ये नहीं देखना कि जनाब इसने कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा काम किया, नहीं। आपको पसंद है तो बस आपने वोट दिया। आपको नवाज शरीफ पसंद है तो आपने नवाज शरीफ को वोट दिया। आपको जरदारी साहब पसंद है, जरदारी को वोट दिया। आपको जनाब यानी यहाँ पसंद ना पसंद की सियासत है। ये सियासत को थोड़ा सा डिस्कस करना भी जरूरी होता है, क्योंकि मुल्क के लिए अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ सिर्फ सियासत होती है। सियासतदान की शक्ल, आप जिस बंदे को जो पसंद है वही बंदे आप उसी को। ये जो नई जनरेशन, बाकी पुरानी जो आपको पता है कि आप चल रहे हैं जनाब वाला शख्सियत से कि जनाब हमने वोट तो शाह साहब को देना, बस शाह साहब जितना से मर्जी आ गए। खैर छोड़ें इस बात। इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक राइट क्या है जनाब कि आपको पता है कि शेख मुजीबुर रहमान साहब पाकिस्तान आए इस्लामाबाद, और उन्होंने बाकायदा क्या किया कि मतलब एक सड़क पे गए और वहां पे सड़क पे ऐसे मतलब हाथ लगा के इस तरह सूंगा। कहते यार मुझे जो है यहाँ से पाकिस्तान की जो है ना वो बू आ रही है। पाकिस्तान की पैदावार के लिए बांग्लादेश जो है बहुत ज्यादा मशहूर तरीन मुल्क है। तो उसने कहा जी अब ये मतलब है जिस तरह ये यहाँ पे आते थे तो वहां पे जलसे भी होते थे, आप जिस तरह आप जलसे होते हैं, तो वो आवाम को भड़काते थे कि जनाब हमारे मईशत जो है वो, हमारा पैसा जो है वो सारा वेस्ट पाकिस्तान खा रहा है, ना हमारे पास कोई ओहदा है, ना हमारे पास कुछ है, उल्टा टैक्स लगाए जा रहे हैं और हमारे पास कुछ नहीं। तो आवाम के अंदर भी मतलब है जब गुर्बत बढ़ती है, ये सारा कुछ होता है, तो आवाम के अंदर भी नफरत पैदा हो जाती है। ठीक हो गया? तो इकोनॉमिक जो राइट थे उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही हमारे पास कोई सड़क बन रही है, ना ही हमारे पास कोई जनाब वाला इंडस्ट्री है, वो भी सारी वेस्ट पाकिस्तान में बनती जा रही है। तो ये लिहाजा हमारे काबिल कबूल नहीं। उसके बाद है ऑपरेशन आर्मी ऑपरेशन या ऑपरेशन सर्च लाइट। ये जनाब क्या हुआ कि ये पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन किया बांग्लादेश में जाकर, यानी ईस्ट पाकिस्तान में जाकर ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन किया। और इस दौरान जो है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि जनाब इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर, ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर जाके प्रोफेसर को कत्ल किए हैं, लोग औरतों की इज्जत लूटी है और बहुत ज्यादा कत्ल गारत की है। ठीक है, तो ये जनाब वाला पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जब ये मतलब इस तरह के वाकयात हुए, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ होल्ड में रखना। हाँ जी, वेलकम है। तो ये जनाब इस ऑपरेशन के बाद जो है लोगों के दिल में मजीद नफरत पैदा होगी कि वेस्ट पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए सही नहीं है, हमें ना कोई राइट दे रहे हैं। जी आर्मी ऑपरेशन या ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से ये ऑपरेशन हुआ, जो कि 26 मार्च 1971 से 25 मार्च मई 1971 तक रहा। इस दौरान जो है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जो है बंगाली सियासतदानों ने ये इल्जाम लगाया कि जनाब पाकिस्तान की आर्मी ने जनाब ढाका यूनिवर्सिटी में रात के टाइम ऑपरेशन किया है और जैसे जनाब काफी सारे प्रोफेसरों को कत्ल कर दिया। और इसके अलावा और घरों में घुस के जो है औरतों की इज्जत लूटी गई है, औरतों को कैद में मतलब अगवा किया गया है। यानी इस तरह के जो है इल्जाम जो है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर लगाया गया है। और ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सर्च लाइट। तो जब इस तरह की बात सामने आती है तो उसके बाद लोगों के दिल में मजीद हुआ था या किसी ने करवाया था? नहीं देखे ना फॉर मेंबर, जैसा हमारे मुल्क के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है। लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम हुआ लाहौर में कि वो जनाब वाला जो एक जमात है, कौन सी काले आदम जमात है, पाकिस्तान तहरीक लबैक, उसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान आर्मी ने किया, बाकी फोर्सेज ने किया। तो बांग्लादेश में उस वक्त सूरत हाल खराब थी ना, तो पाकिस्तान आर्मी जाके वहां पर ऑपरेशन करती है वहां सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए ऑपरेशन हुकूमत ने करवाया। तो उस वक्त ये पाकिस्तान था ना, मतलब बांग्लादेश नहीं था ना, उस वक्त पाकिस्तान था। तो लेकिन ये ऑपरेशन होने से जो है लोगों के दिल में मजीद नफरत बढ़ी। उन्होंने कहा जी ये तो कोई बात नहीं, आप मतलब दिन दिहाड़े आके हमें कत्ल कर दें। तो
تو یہ تو ہمارے لیے فوج بھی نقصان دہ ہے. تو یہاں پہ جناب والا کیا ہوا کہ مطلب ہے کہ بغاوت کا اعلان کیا گیا, اور جو مطلب ہے وہ تھی کیا کہتے ہیں راہ جو تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اس دوران 1971 کی. اور اس دوران جناب والا سب سے پہلے پاکستان آرمی نے آپریشن کیا کس سر کے میں یہ خلاف؟ پوچھنا تھا مطلب ریئل میں ایسے کیا تھا آرمین ان کے ساتھ؟ جی نہیں ریئل میں نہیں, ایسے الزامات لگے ہوئے ہیں. مطلب ایک بندہ الزام لگا رہا ہے تو ہمارے پاس تو کوئی اس کا حقیقت نہیں ہے نا. اچھا جی, تو اس سر لیے جناب وہاں پہ مطلب کس قسم کا آپریشن کر رہی تھی پھر؟ ایک جگہ پہ ایک شہر کے اندر اگر امن سکون نہ ہو تو جیسے فار ایگزامپل کراچی ہے, کراچی میں جس طرح جو ہے ایرو جو ہے ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, ٹارگٹ کلنگ کے خلاف آپریشن کون کر رہا ہے؟ پاکستان آرمی کر رہی ہے جس شہر کو امن سکون دینے کے لیے. تو پاکستان کی آرمی جناب اپنے ملک کے اندر آپریشن کر رہی ہے ڈھاکہ کے اندر امن قائم سکون کا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. 26 مارچ سے 1971 تک یہ جناب آپریشن رہا. اس دوران انڈیا بھی انوالو ہو گیا اور اس نے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا, اور یہ لبریشن کو تو پہلے وہ مطلب ٹرین کر چکا تھا خفیہ طور پہ. تو آپریشن ہو گیا, جو پاکستانی آرمی وہاں گئی ہوئی تھی ان کو جناب قید کر لیا جاتا ہے, اور اس دوران کیا ہوتا ہے کہ وہ جناب اپنے علیحدگی کا اعلان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب بنگال یہ جو BLA ہے بنگلہ دیش بنگال لبریشن آرمی, انہوں نے جناب جو پاکستان کی آرمی کے لوگ موجود تھے ان کو قید کیا ہوا تھا, اور تمام پورے بار سے جو بنگال تھا اس کو BLA نے کنٹرول میں لے لیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پاکستان وہاں جا نہیں سکا کیونکہ پاکستان کے خلاف تو انڈیا لڑ رہا تھا یہاں پہ. تو اس لیے جناب یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے. اس کے بعد لیک آف ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی. دیکھیں جی ہمارے پاس جو انتظامی معاملات تھے وہ بہت کم. ٹھیک ہے, ہمارے جو معاملات تھے وہ سارے تھے ویسٹ پاکستان. ٹھیک ہے, ایسٹ پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ہائر اتھارٹی موجود نہیں تھی, یا مطلب ہے کہ اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ جناب جس طرح وہ کنٹرول کرتے. جس طرح برطانیہ کی گورنمنٹ برطانیہ میں بیٹھی ہوئی ہے, لیکن ان کا یہاں پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ ویس رائے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ. پھر اس کے نیچے جناب والا آپ کو پتا کتنے ان کی آرمی ہوتی تھی. تو اس طرح پاکستان مینج ہی نہیں کر پایا, جس کی وجہ سے یہ جناب پرابلم ہے. ہاں جی, اب جناب اس سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں کسی قسم کا کوئی سوال تو بتا دیں. سر تھوڑا سا میپ بنانا تھا پاکستان اور بنگلہ دیش کا, پتہ چل جاتا ہے کہاں پہ واقع ہے. اچھا جی چلے یہ بات میں کر دیتا ہوں, بتائیں اور کوئی سوال اینی ون؟ سر یہ اتنے بڑے مسئلے تو نہیں تھے کہ حل ہی نہ کیے جا سکتے. نہیں دیکھیں جی, پاکستان ایکچولی پاکستان اسٹرانگ نہیں تھا اس وقت. پاکستان کو جو ہے میں آپ کو سر تب بتاؤں اتنے اچھے لیڈر تھے سر, جب قائد اعظم نہیں رہے تھے سر, باقی لوگ تو تھے نا, مطلب جو نہیں کہاں پہ تھے, موومنٹ کون میں لیڈر تھے تھا سر, مثلا؟ کچھ علماء تھے اور کچھ سر تھے ہی نا. سر وہ نہیں اس جو کو بنگلہ GP دیش کی طرح یا ویسے بھی تو بنا سکتے تھے, GP کی طرح یا فاٹا یا اس طرح سے کوئی. بالکل آپ بات صحیح ہے, مطلب اس طرح بنایا جا سکتا تھا, لیکن بات یہ ہے نا وہ میں اگر انتظامی معاملات سے کمی تھی بہت زیادہ. انتظامی معاملات اگر اچھے ہوتے تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان جو ہے مطلب بہت زیادہ آگے چلا جاتا. لیکن پرابلم صرف یہی ہوا کہ پاکستان کو مطلب ہے کہ جو سنبھالنے کے لیے, پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ صحیح طرح سے موجود ہی نہیں تھا. اس کا تکنیک کارڈ لے لیا سر جو آئین معطل ہوئے تھے وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے نا, کہ 2 آئین معطل ہو گئے اس کے بعد مارشل لا لگ گیا, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. جی بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ سب سے بڑا پرابلم یہی تھا. ہمارے ملک کے اندر 71 وار کتنے ٹائم کے لیے جاری رہی تھی, کتنے دن جاری رہی؟ یہ جناب شروع ہوتی ہے مطلب ہے یہ جو وار آپریشن ہوتا ہے نا 26 مارچ کو, یہ 26 مارچ 1971 کو یہ پاکستان آرمی وہاں پہنچ جاتی ہے اور یہ آپریشن کرتی ہے 2 مہینے. اس کے بعد یہ شروع ہو جاتی ہے ایسا 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 ایسا. جب مکمل وہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جناب 16 دسمبر 1971 کو آپ نے جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کنٹرول کر لی ہے, اس کے بعد جناب وہ مطلب آزادی کا اعلان کر دیتے ہیں. اب سر ان اس کا وقت جناب پاکستان سر بنگلہ دیش آزادی کی کون سا دن مناتا ہے؟ 16 دسمبر کو. سر اس وقت پاکستان آرمی اسٹرانگ نہیں تھی. پاکستان آرمی اسٹرانگ کا مطلب یہ ہے کہ جب دشمن آپ کا ساتھ دے رہا ہے نا, ٹھیک ہے, دشمن نے بڑی کوشش کی ہے کہ پاکستان سے جناب والا بلوچستان بھی ٹوٹ جائے, بلوچستان بھی علیحدہ ہو جائے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی اس وقت مطلب سمجھ لیں کہ ایک لیڈر نہیں تھا صحیح طرح سے لیڈ کرنے والا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ کا اپنا گھر ہے, گھر کے اندر 10 لوگ ہیں, 10 میں سے 7 مرد ہیں,
सारे बड़े हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई किसी की नहीं मानता, तो घर कैसे चलेगा? क्या मतलब सुकून होगा? यही प्रॉब्लम था। वो कहता जी मैं बड़ा हूं, वो कहता मैं बड़ा हूं। अब आपने ये देखा कि 1947 से लेकर 1956 तक 58 तक जो है 1958 तक 11 साल हुए हैं पाकिस्तान को बने हुए। तो 11 सालों में जनाब वाला आपने देखा कि 8 वजीर आजम चेंज हो गए हैं। बताएं जनाब, एक बंदा कुर्सी पे बैठा है, उसको मामला का पता नहीं चला, उसको उड़ा दिया गया, दूसरा बंदा आ गया। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा रही है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा कि जनाब जो डिक्टेटरशिप वाला जो पीरियड था, जमहूरियत न होने की वजह से, इंडिया क्या है, इंडिया का जनाब जवाहरलाल नेहरू 1947 में बैठता है और 1964 में जाके वो मतलब है कोशिश करता है। उसने तो स्ट्रांग किया अपने मुल्क को, इसलिए इंडिया 1974 में वो बन जाता है जनाब, एटमी पावर मतलब है, वो बन जाता है। ठीक है, एटमी ताकत रखता है 1974 में। वो तो मतलब है पाकिस्तान को डराने के लिए ये सारा कुछ किया ना उसने। अच्छा जी, आगे देखें, हमारे पास जो नक्शा आप बता रहे थे, देखिए पाकिस्तान का जो नक्शा है ना, सर बांग्लादेश पाकिस्तान से आ गया ये पीछे एटमी ताकत में, मईशत में और सारा कुछ में? बांग्लादेश एटमी पावर नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जनाब हमारे पास हो गया पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जनाब वाला आप ये देखें, ये हो गया इंडिया, ये हो गया पाकिस्तान। ठीक है, और ये हो गया बांग्लादेश। अच्छा समझ आ गई? अब पाकिस्तान में जनाब इंडिया जाना है ना, तो पाकिस्तान कहाँ से जाएगा? यहाँ समंदर से रास्ते से। पाकिस्तान इंडिया से तो नहीं जा सकता बांग्लादेश जाने के लिए। आप समझ आ गई बात की? इस तरह से। सर एक सवाल और था यहाँ पे। जी जी, ये जो सर मुस्लिम रियासतें थी जो बांग्लादेश के साथ थी, जैसे उनका जो है ना हैदराबाद था, क्या अगर वो हैदराबाद दक्कन हमें मिल जाता तो हमें एक्सेस मिल सकता था बांग्लादेश तक जमीनी? हैदराबाद जो था ना, हैदराबाद यहाँ पर था, इस जगह पर। ये जो पाकिस्तान का हैदराबाद और इंडिया का हैदराबाद है, यहाँ पर आता है ना। ठीक है, वो बांग्लादेश में नहीं था, वो पाकिस्तान में था। हैदराबाद हैदराबाद जो है ये पाकिस्तान के अंदर मतलब है कि जबरदस्ती वहां लगी। यहाँ पे एक जूनागढ़ थी, और इसके बाद जनाब वाला कश्मीर था, और एक और कौन सा था जूनागढ़ के साथ, जो मैंने बताया था, कौन सा था? गुरदासपुर। गुरदासपुर। ये सारी जनाब उसके अंदर गई। अच्छा सर जनाब आगे चलिए। बांग्लादेश पर अब किसका सरसुख ज्यादा है? बांग्लादेश मैं आपको बताऊं ना, बांग्लादेश एटमी पावर नहीं है, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान से इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया। यानी स्ट्रांग कैसे होता है? स्ट्रांग इस तरह होता है कि जिस मुल्क की करेंसी ज्यादा है वो स्ट्रांग है। पाकिस्तान का जनाब मतलब पाकिस्तान के 2 रुपए हो, इसका 1 रुपये, इसका पावर है। सर नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि बांग्लादेश अब किसके सरसुख में है ज्यादा? नहीं बांग्लादेश आजाद क्योंकि है। इंडिया की वजह से बांग्लादेश तो आजाद हुआ होगा, ये समझता है। जी, बांग्लादेश है मतलब वो आजाद मुल्क है, और बांग्लादेश किसी के साथ रसूख नहीं है। लेकिन यह कि बांग्लादेश के तो ताल्लुकात इंडिया के साथ हैं, वो पाकिस्तान के साथ ऐसे नहीं है। अभी भी उसके इंडिया के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं। तो सर मैप देखने से तो बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा लगता है, तो अलग पाकिस्तान से हुआ है, तो इसके मैप में इतना मतलब उसकी वजह ये थी डिफरेंस? कि जब आज़ादी हुई थी ना, उस वक्त बरतानिया के गवर्नमेंट ने जब असेंबली के अंदर बिल पेश किया था, उन्होंने ये कहा था कि जिस जगह मुसलमान रहते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा, जिस जगह हिंदू रहते हैं वो इंडिया का हिस्सा होगा। तो ये बंगाल सारा मुसलमान था, इसलिए ये मुसलमानों को दिया गया। हालांकि उस वक्त क्या होना चाहिए, बांग्लादेश वाली जगह जो है वो इंडिया को दे देते, यहाँ से हैदराबाद, गुरदासपुर, कश्मीर और कुछ और इलाके पाकिस्तान को दे देते। पूरा जो पंजाब था वो पूरा पंजाब पाकिस्तान के अंदर आ जाता, बांग्लादेश उधर दे देते। इस तरह अगर वो डिवीजन होती तो आज पाकिस्तान काफी मतलब स्ट्रांग होता। समझ आ गई बात की? इसलिए पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे हैं, जबकि इंडिया के जो है 29 सूबे हैं। ठीक है, अच्छा जी हम आगे चलते हैं जनाब। पाकिस्तान में क्यों बनी शुरू में? बांग्लादेश में भी तो बन सकती थी। नहीं मैं यही बता रहा हूं कि जब पाकिस्तान बना था तो कायदा ने कराची बनाया था, और बांग्लादेश जो था वो तो एक सूबा था ना, यहाँ पे तो 4 सूबे थे, इसलिए यहाँ बनाना जरूरी था। और वहां पे कुछ जगह भी नहीं थी बैठने की, मतलब वो तो समझ लें कि एक सूबे की वो थी, वजीर आला की जगह थी, मतलब बड़ी मुश्किल से।
اس لیے یہ کراچی یہاں پہ سارے موجود تھے, یہاں پہ ہمارے 4 صوبے تھے, اس لیے ہمیں یہاں پہ بنانا پڑا. اچھا جناب آگے لکھیں زیڈ اے بھٹو ایرا. ذوالفقار علی بھٹو کا جناب جو ایرا ہے وہ 1971 سے 1977 تک ہے. اس کو ہم آج جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے ذوالفقار علی بھٹو کی جو جناب والا ریفارم ہوئی ہے نا وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پہلے نمبر پہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کیا بنتے ہیں؟ سی ایم ایل. سی ایم ایل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. اچھا جناب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مارشل لا, چیف مارشل لا جو ہوتا ہے نا وہ صرف آرمی کا بندہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو ذوالفقار علی بھٹو کیسے بن گیا بھائی؟ ذوالفقار علی بھٹو جناب کیونکہ پاکستان کا جو 1962 والا جو آئین ہوتا ہے وہ 1969 میں کیا ہو جاتا ہے؟ بین ہو جاتا ہے, کینسل ہو جاتا ہے. تو اب جناب یہ جو الیکشن ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ایل ایف او کے تحت, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں. تو یہ جناب جب ایل ایف او کے تحت یہ الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 1969 والا آئین ایک ختم کیا گیا ہے. تو اب ذوالفقار علی بھٹو کو جناب کس نے, یا خان نے جناب والا کرسی چھوڑ دی, یا خان نے جناب والا چپ کر کے مطلب ہے ذوالفقار علی صاحب کو مطلب ہے وہ دیا اور آپ خود جو ہے بھاگ گئے یہاں سے. ٹھیک, اب کیونکہ اس میں کوئی لیڈر ہی نہیں تھا جناب انوالومنٹ کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جناب والا کیا اس کو بنا دیا گیا سی ایم ایل, چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. اگر آئین ہوتا, کیونکہ ایک عام آدمی سویلین آدمی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں بن سکتا, صرف آرمی کا بن سکتا ہے, کیونکہ اس وقت مارشل لا مطلب قانون تھا نہیں, آئین پاکستان کا موجود نہیں تھا. اس وقت ایل ایف او کے تحت جناب والا ایک مطلب پریزیڈینشیل آرڈر کے تحت الیکشن ہوئے, تو لہذا ذوالفقار علی صاحب کو جب مطلب کرسی دی جاتی ہے تو اس کو سی ایم ایل اے بنا کے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جناب یہ جناب کب سے کب تک رہتے ہیں بلا؟ 20 اپریل 1972 تک رہتے ہیں, 1972 تک رہتے ہیں, اور 20 دسمبر 1971 سے یہ ان کا دورانیہ ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. اس کے بعد جناب ہم لکھیں گے ریفارم آف بھٹو. سب سے پہلے ہم ریفارم پڑھیں گے, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو حکومت ہے اس کے اندر انہوں نے کون کون سے اور کام کیے اس کے بارے میں پڑھیں. زیڈ اے بھٹو. اچھا جی, اس کے بعد آپ نے جناب, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ایوب خان کی رپورٹ پڑھائیں گے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ریفارم. آپ کی آواز نہیں آ رہی پھر بھی. اچھا جی, یہ ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو کی ریفارم, اور ایک ہے سوشلزم وائل کیپٹلزم. سوشلزم جو تھی نا یہ والی جو ریفارم ہے, پاکستان کے اندر 2 بندے ریفارم لے کر آتے ہیں. پہلے نمبر پہ ایوب خان لے کر آتے ہیں. ایوب خان کی یہ والی مطلب ریفارم ہوتی ہے, ایوب خان ریفارم, اور یہ والی جناب والا بھٹو صاحب کی ریفارم, بھٹو ریفارم. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سوشلزم کیپٹلزم کا مطلب ہوتا ہے سرمایہ دارانہ نظام. ایوب خان نے جناب پاکستان کے اندر بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ لے کر آیا, ان کو پیسہ دیا, انڈسٹریاں لگاؤ, اس طرح کا انہوں نے کام کیا. سوشلزم کیا ہوتی ہے؟ سوشلزم جناب, یہ جو سوشلزم کا لفظ ہے نا یہ جناب نکلا ہے وہاں سے رشیا سے. رشیا کے اندر سوشلزم کی گورنمنٹ ہے. سوشلزم کے اندر کیا ہوتا ہے جناب, آپ غربت مکاؤ, غربت جو ہے اس کو ختم کرو, لوگوں کی زندگی کے اندر جناب والا چینج لے کر آؤ. لوگ جو مطلب ہے روٹی نہیں کھا, جن کے پاس روٹی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, بیسک نیڈ آف لائف نہیں ہے, اس کو چینج کرو, وہ پرووائڈ کرو بیسک نیڈ آف لائف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوشلزم کہتے ہیں. اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کون سی ہے؟ سوشلزم ہے. اس کی سوشلزم میں کون کون سی آتی ہے؟ نمبر 1 اکنامک, ECONOMIC, اکنامک ریفارم. اکنامک ریفارم کے اندر جناب سب سے پہلے نمبر پہ آپ لکھیں گے سبسڈی,
اس کے بعد آپ لکھیں گے جناب والی میوٹ رکھیں سیڈز فرٹیلائزر ٹریکٹر ٹو فارمر. ٹھیک ہے, جو کسان تھے ان کو جناب کیا دیے گئے؟ ٹریکٹر دیے گئے. اچھا جی, اس کے بعد میں پہلے اس کو لکھ لوں, اس کے بعد اس کو ڈیفائن کرتا ہوں. یونیفارمٹی آف اسکیل, UNIFORMITY آف اسکیل. نیکسٹ لون فیسلٹی, نیکسٹ سی ایگزمپشن, to poor student. Next, pensioners death. Next, police employees. اچھا جناب, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پہلی ریفارم, ویسے ایک مطلب ہے ہم نے ان کی پڑھنی ہے تقریباً کوئی 4-5 ہیں. تو پہلی ہے اکنامک ریفارم, معاشی اصلاحات. اس کو پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, اس کے بعد آگے چلیں گے. جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جیسے دور شروع ہوا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے سامنے سب سے پہلے جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ تھا جناب جو جنگ ہو گئی ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بحال رکھنا, اور جناب جو 93,000 پاکستان کے قیدی ہو گئے تھے انڈیا کے اندر 1971 کی جنگ میں, ان کو واپس لے کر آنا. جو علاقے انڈیا نے پاکستان کے اندر جناب والا جو مطلب ہے کہ جناب اپنی تحریر میں لے لیے ان کو بھی چھڑانا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے, کیونکہ اس وقت ان کے پاس پاور نہیں تھی جب بنگلہ دیش ٹوٹ گیا تھا, تب تو مطلب ہے وہ ایک عام بندے تھے. ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا لیڈر تھا, لیکن ان کو مطلب استعمال بعد میں کیا گیا. ٹھیک ہے, تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جناب وہ کس طرح مطلب چھڑوائے, 93,000 قیدی کس طرح پاکستان کے اندر آئے اور علاقے کس طرح چھڑائے, اس کے اوپر ہم مطلب ہے کہ نیکسٹ ہمارا ہوگا. لیکن ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ریفارم کے بارے میں. ریفارم میں سب سے پہلے سبسڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رعایت. سبسڈی کیا ہے جناب؟ چینی جناب 115 روپے کلو آپ لے رہے ہیں, ہم بھی لے رہے ہیں. یہ جناب کرپٹ اور انتہائی نالائق حکومت جو تھی پچھلی, اس کے اندر یہ 50 روپے کلو تھی. ٹھیک ہے, اب کتنی ہے؟ 115 روپے. حکومت چاہتی ہے جناب ہم چینی اب آپ کو سبسڈی پہ دیں. سبسڈی کا مطلب کیا ہے بھائی؟ 115 روپے کلو جو ہے نا, 50 روپے گورنمنٹ دے گی اور 50 روپے جناب آپ باقی آپ دیں گے. اس کا مطلب ہے ہمیں کتنی کی ملے گی؟ ہمیں ملے گی 65 روپے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب جو 50 روپے وہ سبسڈی. تو گورنمنٹ نے بھی اس طرح کے ہر چیزوں کے اندر سبسڈی دی, کس کو؟ پورے ملک کے اندر. نمبر نیکسٹ سیڈ فرٹیلائزر ٹریکٹر ٹو فارمر. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے دادا ابھی بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب, بلکہ میں نے خود بھی دیکھے ہیں, اب تو میرے خیال ختم ہو گئے, لیکن جب میں مطلب تھا نا 7ویں 8ویں کلاس میں, تب تک میں دیکھتا رہا کہ جناب گورنمنٹ نے فارمر کو ٹریکٹر بھی دیے, گورنمنٹ نے جناب والا ٹیوب ویل بھی دیے, گورنمنٹ نے کھادیں بھی دی, بیجیں بھی دی, بہت زیادہ گورنمنٹ نے دی. پہلے جو کھاد آتی تھی نا, کھاد اس طرح نہیں ہوتی تھی. اگر آپ نے کھاد کو دیکھا ہوا ہے, فرٹیلائزر جسے ہم کہتے ہیں, تو ہم مطلب چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. پہلے جناب وہ دوسری طرح ہوتی تھی. پہلے مطلب جیسا پتھر ہوتا ہے نا, پتھر وہ اس طرح کی بنی ہوتی تھی, اس کو جناب والا مطلب ہے خود جناب چیک کرنا ہوتا تھا. وہ برل یہ ہے کہ بہت اعلی کوالٹی کی تھی. تو یہ بھی گورنمنٹ نے کسانوں کو دی ہے. انہوں نے یونیفارمیٹی آف اسکیل. ہاں جی, یونیفارمیٹی آف اسکیل کا مطلب یہ ہے کہ جناب انگریز دور میں جو مطلب ہے گورنمنٹ کا ملازم ہوتا تھا نا, وہ اپنے آپ کو وائس رائے سمجھتا تھا. یعنی کوئی بندہ دفتر میں نہیں آ سکتا, کوئی بندے کا کام ہوگا تو بڑی بڑی سفارشیں کر کے. تو یہ یونیفارمٹی آف اسکیل کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سب سے پہلے تمام گورنمنٹ کے اداروں میں یہ مطلب لاگو کیا کہ کوئی بھی بندہ ہے, چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے, آپ نے اس کی بات سنی ہے, اس کو دفتر میں بٹھانا ہے, اس سے پانی پوچھنا ہے, اچھی طرح سے اس کو ڈیل کرنا. تو ہر جگہ پہ چاہے وہ سکیل نمبر 1 کا بندہ ہے یا سکیل نمبر 22 کا ہے, سب کو آپ نے برابر کا ڈیل کرنا. لون فیسلٹی, غربت کو ختم کرنے کے لیے لون فیسلٹی دی گئی. جناب آپ کوئی سود نہیں دیں گے, آپ صرف
कर्ज लें, अपना कारोबार शुरू करें, अपना मतलब है ज़राअत, जो क्योंकि पाकिस्तान का तो मुल्क जो था वो ज़राअत के ऊपर था, तो ये लोन की फैसिलिटी दी गई। नेक्स्ट है फी एग्जम्पशन टू पुअर स्टूडेंट। पाकिस्तान के अंदर जनाब उसमें गुर्बत थी, तो गवर्नमेंट के पास जो भी मतलब है वो थे मामला, तो उन्होंने जनाब जो गरीब लोग थे उनको तलीम फ्री कर दी। पेंशनर डेथ, पहले ये होता था कि जनाब जो बंदा एक रिटायर हुआ उसको पेंशन मिल रही है, तो जो बंदा फौत हो गया तो फिर इसका मतलब पेंशन खत्म। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने क्या किया कि जनाब जब एक बंदा पेंशनर है उसको पेंशन मिल रहा है, लेकिन अगर वो फौत हो जाता है तो उसकी पेंशन जनाब उसकी बेवा को मिलेगी। अब तो खैर और भी अच्छा कानून आ गया है कि पेंशनर की जो डेथ होती है, मतलब डेथ के बाद उसकी बेवा को मिलती है, और खुदा ना खास्ता उसकी बेवा की भी डेथ हो जाए तो फिर उसका जो अगर कोई मतलब है कि बेटी या उसका बेटा जनाब वाला कुंवारा होता है, शादीशुदा नहीं होता, तो फिर उसको नाम हो जाती है। समझ आ गई बात की? पेंशनर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अब तो सर वो भी छीन लेंगे ये गवर्नमेंट। नहीं नहीं, वो पीटीआई के हक में बात करो, आप गवर्नमेंट की जान है। पुलिस नया एम्प्लॉय पेंशन के मतलब एक कानून बनाया सर इन्होंने नया, क्या बनाया है? कि भी अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना सर, वो 26 साल सर्विस करने के बाद रिटायर होना चाहता है, तो वो तब तक रिटायर नहीं हो सकता जब तक उसकी उम्र 55 साल ना हो जाए। अच्छा, और जो है ना, या फिर 60 साल। मतलब इसका ये है कि वो जवानी में रिटायर नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट के खाते में जाएगा तो बस बूढ़ा होके ही निकलेगा, और अनकरीब नहीं पेंशन नहीं, भी हाँ, खत्म कर देंगे। वो इस तरह था कि उन्होंने कहा है कि मतलब है कि 25 साल जब आपकी सर्विस हो जाएगी ना, तो फिर आपकी बेसिक स्केल जो बेसिक सैलरी बढ़ती है सालाना, वो नहीं बढ़ेगी। इस तरह का रूल है, बरल वो कोई बात नहीं, हमारा उस टॉपिक नहीं है। इसका स्क्रीन शॉट भेजें। सर एक सर और इन्हीं सर एक और जो थी ना इसी के टॉपिक से रिलेटेड थी, उसका और बहुत बड़ा काम था, जरी सलात वाला। ज्यादातर उसके सवालात आ जाते हैं। नहीं, जरी अभी सलात, हमने मतलब अभी हमने एक पढ़ा था, अभी आप थोड़ा सा रुके तो सही, आगे लिखिए जनाब। पुलिस एम्प्लॉइज वाला बता देंगे पॉइंट, पुलिस वाला जो अब आपने लिखा है लास्ट में। पुलिस एम्प्लाई को मतलब जो भी थे ना उनके लिए जो है बड़ी मतलब सहूलियात पैदा की गई। उसके अंदर ये था कि जनाब अगर एक बंदा सर्विस के दौरान फौत हो गया तो उसके मतलब है कि जो पीछे से उसका बेटा होगा या बेटी होगी उसको जनाब वाला वो दिया जाएगा, क्या कहते हैं, नौकरी दी जाएगी उसकी जगह। और अगर जनाब वो बेवा है तो उसको जनाब घर भी दिया जाएगा, उसके बीवी बच्चों को जनाब जो खर्च होगा वो पुलिस डिपार्टमेंट है। तो इस तरह रिफॉर्म पुलिस के अंदर है। अच्छा जी, आगे देखें। हम जनाब पढ़ रहे थे इस्लाह के बारे में। नंबर ये हमारी पहली थी इकोनॉमिक जो मतलब मुआशी इस्लाह थी। नंबर सेकंड पे है एग्रीकल्चर रिफॉर्म। एग्रीकल्चर रिफॉर्म के अंदर, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा लेक्चर अभी 6 मिनट रहते हैं, लेकिन आपने हम ये वाला हमने टॉपिक पूरा करना है। अच्छा जी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म कब आती है भला? सर कल करेंगे मार्च बाकी। मार्च 1, 1972 में। ठीक, कब आती है? मार्च 1, 1972 में। पहले नंबर पे जनाब क्या है? इरिगेटेड लैंड। इरिगेटेड लैंड का मतलब है कि जिसको जनाब नहरी पानी लगता है। ठीक है, इरिगेटेड लैंड में जो उन्होंने कहा जिस बंदे के पास जनाब 150 एकड़ रख सकता है, जिस बंदे के पास 500 एकड़ होंगे। ये अयूब खान ने भी किया, इन्होंने भी ऐसे ही किया। ठीक, सर नंबर 2। जिसके पास 500 जी जी, एकड़ जमीन होती होगी वो इतने आसानी से दे देता होगा गवर्नमेंट को जमीन? नहीं, गवर्नमेंट छीन लेती थी और ये गवर्नमेंट ने किया। आपको पता होना चाहिए, हमारे काफी सारे रिश्तेदार के पास जमीन नहीं तो थी सर फिर उस लोग वक्त। अगेंस्ट नहीं होते थे? नहीं नहीं, कमाल है, हुकूमत के कौन अगेंस्ट हो नहीं, सकता मैं है? ये पूछ रही हूँ फिर वो लोग। नहीं नहीं, वो चांद लोग होते थे ना, मतलब उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। ये आगे पढ़ते हैं फिर आपको मजा आएगा। इरिगेटेड लैंड जो थी जिस बंदे की वो मालिक होगा 500 का, उसके पास सिर्फ 150 रखी जाएगी, बाकी सारे उसको सेल कर दी जाएगी। किसको? मुदेरों को दे दी जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद आप लिखेंगे एरिड लाइन। अरीड, ARID, एरिड लाइन। एरिड लाइन का मतलब होता है, मतलब है जो बारिश के ऊपर मुनहसर है, जो मतलब है जो पानी मतलब आएगा तो जनाब वाला फसल होगी, वरना नहीं। इसके ऊपर क्या बारानी था जमीन। कि बारानी जमीन 1000 अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ 300 रख सकता। बस, आगे लिखें। नेक्स्ट जनाब लिखेंगे PEASANTS, पीजेंट राइट्स। पीजेंट राइट्स होते हैं मतलब है मजरा,
मजरा के हकूक, ये जो मतलब है एक बंदे के जमीन का मालिक होता है ना, तो दूसरा बंदा ठेके पे ले लेता है, उसको हम मुजरा कहते हैं, या मुजेरा भी कहते हैं आम अल्फाज में, ठीक है। उसके राइट सर नंबर नजारा नेक्स्ट। तो इसको नहीं कहते जो 8वें हिस्से पे काम करता है जमीन का, या हाफ हिस्सा या नहीं नहीं वो आखिरी हिस्से पे जो ठेके वाला होता है वो तो ठेकेदार होता है। नहीं नहीं नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब जमीन किसी और की हो, आप काश्त कर रहे हो तो आप मुजेरे कहलाएंगे, बस इतनी सी बात है। चाहे वो ठेके पर है, चाहे वो आपकी मतलब है कि हाफ हाफ पे है, उसको हम क्या कहेंगे, मुजेरा कहेंगे, बस ठीक है। मैंने आगे बात की। अच्छा जनाब, ये वाली जो थी ना, मतलब है कि इम्पोर्टेंट बातें थी कि उसने कहा कि जनाब जो जमीन मतलब जिसके पास 500 एकड़ होगी वो सिर्फ 150 एकड़ रख सकता है, बाकी जनाब वो क्या हो जाएगी कि जो लोग मतलब वहां पर मौजूद हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनको दी जाएगी। बरानी जमीन जो होगी जिसके पास 1000 एकड़ वो 300 रखेगा। ये सेम कंडीशन अयूब खान ने भी लगाई। इसके बाद पीसेंट राइट, पहली बार जनाब वाला मुजरा के हकूक दिए गए, जो मतलब है एक बंदा फॉर एग्जाम्पल जनाब एक जिम्मेदार है जनाब मोहम्मद अली साहब की जिम्मेदार है, उसकी जमीन पड़ी हुई है, तो वो क्या करेगा, वो जमीन को सेल करना चाहता है, तो जमीन को लेने का सबसे पहला हक किसका है, जो उसका मुजेरा होगा। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जनाब वाला क्या लगाया, मतलब कानून बनाया। उन्होंने कहा जी सबसे पहले वो लेगा जो बंदा मतलब है उसका वो होगा, मुजेरा होगा, यानी जिसने पहले वो काश्तकारी कर रहा हो। अब भी ये है, आप याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये जनाब वाला जमीन है मेरी पड़ी हुई है, और साथ ये जमीन पड़ी हुई है किसी और की, ये बंदा सेल करना चाहता है, ये साथ वाला क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। तो सबसे पहले किसका हक होगा, जो इस खेवट, एक होता है खेवट नंबर, अगर इसका खेवट नंबर और मेरा खेवट नंबर एक है तो सबसे पहले मेरा हक है। अगर इसने किसी और को दे दिया है तो मैं इसके अगेंस्ट अदालत में शुपर जिसे हम कहते हैं वो ले लूंगा, स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर में जनाब वाला अगर मैं खेवटदार हूं और कानून ये कहता था सच, तो फिर मुझे मिलेगा सेम जो उसने वो उसको प्राइस दी होगी वो मैं उसको दे दूंगा, और मेरे नहीं, ये अभी भी मौजूद है। तो इसी तरह के जनाब हकूक बनाए गए उनके, ठीक हो गया। ये सेकंड फेज जो था, ये पता नहीं यार किस चीज के बारे में था, चलें इसका मैं आपको बता दूंगा बाद में। नंबर 3, तीसरे नंबर पे है जनाब लेबर रिफॉर्म। मजदूरों के लिए इस्लाह, ये एक बहुत बड़ा कदम था जनाब। इसमें जनाब सब लिखें लेबर लॉ फर्स्ट है, इसके बाद लिखेंगे कंपनसेशन ऑन इंजरी। अगर एक बंदा वर्क के दौरान किसी भी महकमे में मौजूद है, कोई इशू बन जाता है, इंजर हो जाता है, तो उसको पी जाए। इसके बाद है ओल्ड एज पेंशन। अच्छा ये जनाब रिफॉर्म की एक